मेरा नाम रिधिमा है। मेरी माँ, जो कि एक मेहनती और सब्र करने वाली औरत थी, उन्होंने मुझे अपनी बाहों में संभाल कर अपने खून पसीने से मेरी परवरिश की। और वो एक बूढ़ी माँ थी, जिन्होंने अपनी जिंदगी का हर लम्हा मेरे लिए कुर्बान किया। उनके हाथों की लकीरों में न जाने कितने घरों के चूल्हों का धुआं बसा हुआ था। वो लोगों के घरों में काम करके मेरा पेट पालती रही, लेकिन अब उनका शरीर हिम्मत खो चुका था। उनकी कमर झटक गई थी और उनकी आंखों की चमक धीमी पड़ गई थी। मैं हमेशा उनके लिए कुछ करना चाहती थी। मेरा सपना था कि उनकी जिंदगी के आखिरी दिन सुकून भरे हो, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनकी तबीयत लगातार खराब चल रही थी। वो काफी कमजोर हो चुकी थी और हमेशा बुखार या दर्द की शिकायत करती रहती थी। मैंने बहुत से डॉक्टर के पास उन्हें ले जाने की कोशिश की, लेकिन उनकी बीमारी की जड़ तक कोई पहुंच ही नहीं सका। फिर किसी ने एडवाइस दी कि ये खास टेस्ट करवाया जाए। मैंने उनका ये टेस्ट भी करवा लिया और जब रिपोर्ट मेरे सामने आई तो मेरा दिल धक से रह गया था। मेरी माँ को कैंसर था। ये शब्द सुनते ही मेरी आत्मा कांप उठी थी। मुझे ऐसा लगा जैसे जमीन मेरे पैरों तले से निकल गई हो। हम तो वो लोग थे जिनकी जिंदगी पहले ही परेशानियों की कहानी थी। पैसे हमारे पास हमेशा कम रहे, सपने हमारे लिए हमेशा अधूरे रहे और जिंदगी हमेशा किसी न किसी कुर्बानी पर बनी रही। कैंसर का मतलब था कि मेरी माँ, जिन्होंने अपनी जिंदगी का हर लम्हा मेरी खुशियों के लिए गुजारा था, अब वह मुझसे दूर चली जाएंगी। मेरे पास ना तो उनका इलाज कराने के लिए इतने पैसे थे और ना ही इतनी हिम्मत थी कि इस बीमारी का सामना कर सकूं। ये एहसास कि मेरी माँ जल्द ही दुनिया से चली जाएगी मुझे सुकून से रहने नहीं दे रहा था। हर दिन के साथ बैठकर उनकी बीमारी का सामना, उनकी तकलीफ को देखना और उनके लिए कुछ न करना मेरी आत्मा को खा रहा था। ये एक ऐसी परेशानी थी जिसे बयां करना मुमकिन नहीं था। मुझे ऐसा लगा जैसे उनकी मौत से पहले ही मैं उनके बिछड़ने का दुख मना रही हूँ। मैं एक लड़के से प्यार करती थी जो बहुत मेहनती था, खूबसूरत था, ईमानदार था और मुझसे मोहब्बत करने वाला था। हमारे मोहल्ले के ही एक स्कूल में वह अच्छी पोस्ट पर काम करता था, साथ ही छोटे मोटे काम भी कर लिया करता था। वह गरीब तो नहीं था, लेकिन अमीर भी नहीं था। मेरी इसके साथ मुलाकात इसी स्कूल में हुई थी जहां मैं भी टीचर थी। वह मेरे साथ अच्छे से पेश आता था और हर बात में मेरा ख्याल रखता था। मैं अपनी खूबसूरती की वजह से मोहल्ले में मशहूर थी और वैभव मेरी इसी खूबसूरती का दीवाना था। वैभव को खूबसूरत लड़कियां पसंद तो नहीं थीं, उसके तो सपने कुछ और ही थे। वो हमेशा कहता था कि हम दोनों मिलकर कमाएंगे, पहले अपना घर बनाएंगे, फिर गाड़ी खरीदेंगे और एक दिन हम अपनी छोटी सी दुनिया में खुश होंगे। उसके सपने बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन उसके सपनों में एक यकीन और भरोसा जरूर था। हमारी मोहब्बत किसी फिल्म या सीरियल जैसी नहीं थी। वो मुझे बहुत प्यार करता था, जिसमें फीलिंग्स का तूफान होता है। ये मोहब्बत एक फैसला थी, एक वादा था कि हम दोनों साथ रहेंगे। वैभव का ये कहना था कि उसे मेरी जैसी लड़की की तलाश थी। जब वो ये कहता था तो मेरे दिल को सुकून देता था। वो कहता था, मुझे वो लड़की चाहिए थी जो मेरे सपनों को समझे, ना कि किसी अमीर आदमी के पीछे भागे। लेकिन वैभव की बातों में कमी थी जो मुझे अक्सर महसूस होती थी। उसके सपने हमेशा हमारे बारे में होते थे, लेकिन उनमें मेरी माँ का कोई भी जिक्र नहीं होता था। मेरी माँ मेरी दुनिया थी और उनके बिना मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मैंने वैभव को कई बार ये बात समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका सपना हमेशा वही होता था जैसा वो कहता था, कि हम दोनों अपनी मेहनत से सब कुछ बनाएंगे। लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि मेरी माँ को हमारे साथ रखेंगे। जब मुझे पता चला कि मेरी माँ को कैंसर है तो मैंने सबसे पहले वैभव को ये खबर दी। मुझे उम्मीद थी कि वो मेरी तकलीफ को समझेगा, मेरा सहारा बनेगा और मुझे किसी तरह तसल्ली देगा। वैभव का रिएक्शन मेरी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। उसने कहा कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी माँ ने अपनी सारी जिंदगी सुकून से गुजारी है। आजकल तो लोग जवानी में ही मर जाते हैं। ये शब्द मेरे लिए एक शौक की तरह था। माँ जैसा रिश्ता तो दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता। माँ को खोने का एहसास भी मुझे झंझोड़ कर रख देता था, लेकिन वैभव की बातें जैसे मेरे दर्द को समझने के लिए तैयार नहीं थीं। उसके लिए ये रिश्ता एक काम सी बात थी। वैभव ने मेरे लिए जो सपने देखे थे वो सुंदर थे, लेकिन वो सपने सिर्फ हमारी जिंदगी के बारे में थे। मेरी माँ,
जिन्होंने मेरी जिंदगी की बुनियाद रखी थी, उन सपनों में वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आती थी। उस दिन मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि वैभव मेरी दुनिया को नहीं समझता। वो मेरी मोहब्बत को समझ सकता है, लेकिन मेरी माँ की अहमियत को नहीं। मैं उसकी बातें सुनती रही, लेकिन मुझे तसल्ली की ज़रूरत थी। किसी के कंधे की ज़रूरत थी जहां मैं अपने आंसू बहा सकूं। लेकिन वैभव की बातों ने मेरा दुख कम करने के बजाय बढ़ा दिया था। मुझे वो सुकून न मिल सका जिसकी मैं उम्मीद कर रही थी। शायद वैभव मेरी तकलीफ को कभी भी नहीं समझ सकता, और शायद यही वो लम्हा था जब मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। मेरी माँ की ज़िंदगी हमेशा एक मिसाल रही थी। मेहनत, कुर्बानी और सब्र से उन्होंने मेरी परवरिश ऐसी हालत में की थी जहां एक वक्त का खाना भी सपने जैसा लगता था। उनके प्यार ने मुझे मजबूत बनाया था। वह हमेशा मुझसे कहती थी कि बेटी, हम इस दुनिया में अकेले हैं, तुम्हारे पिता जिंदा नहीं, और लोग हमें हर तरह के शक की नज़र से देखते हैं। तुम जवान हो, खूबसूरत हो और बाहर जाकर काम करती हो। लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वैभव ने तुम्हें अपनाने का फैसला किया। ये बहुत बड़ी बात है। मर्द उसी औरत को पसंद करता है जो उसकी बात माने, उसकी हाँ में हाँ मिलाए। इसलिए हमेशा उसे खुश रखना। ये शब्द मेरे दिल और दिमाग पर एक बोझ की तरह थे। वैभव मुझसे जो भी कहता, मैं उसे मान लिया करती थी। शायद ये सब कुछ मैं अपनी माँ के कहने पर करती थी कि कहीं वैभव मुझसे दूर ना हो जाए, लेकिन माँ की बीमारी ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। मुझे बोलना ही पड़ा। मैंने वैभव से कहा, तुम्हारे सारे सपने और प्लानिंग एक तरफ रखो। इस समय मुझे सिर्फ एक बात की फिक्र है, और वो है मेरी माँ का इलाज। वैभव का बिहेवियर अच्छा नहीं था। उसकी बातें मेरे दिल को चीर कर रख देती थीं। वो बोला, तुम इलाज के बारे में सोच रही हो रिद्धिमा, तुम्हें हकीकत को एक्सेप्ट करना होगा। तुम्हारी माँ की उम्र ही कितनी है? मैंने कहा, 66 साल हो गई है। वो कहने लगा, तो फिर उन्होंने अपनी जिंदगी जी ली है। उनके पति थे तो तुम उनकी जिंदगी में थी, एक अच्छी बेटी। ये क्या कम नहीं है? मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा और जवाब दिया, उन्होंने अच्छी जिंदगी नहीं गुजारी। उनकी जिंदगी हमेशा दुख और तकलीफ से भरी रही। लेकिन वैभव जैसे मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता था। वो कहने लगा कि फिर भी रिद्धिमा 66 साल कम नहीं होते। आखिरी समय में उनकी सेवा करो और पुण्य कमाओ, क्योंकि तुम जानती हो कि कैंसर का इलाज बहुत महंगा है और तुम्हारे पास उनके इलाज का कोई इंतजाम नहीं है। तुमने खुद कहा है कि उनका कैंसर 4th स्टेज पर है। वैभव की बातों ने मुझे गहरी सोच में डाल दिया था। शायद उसकी बात ठीक थी, लेकिन मेरी माँ की तकलीफ को देखकर मैं उसकी बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। जब माँ रात को दर्द से तड़पती थी, तो क्या मैं उनके लिए दर्द की दवा भी ना लूं? मैंने कहा, एक अस्पताल है जहां मुफ्त में इलाज होता है, मैं वहां जाकर बात करूंगी। तो वैभव ने कहा कि सिर्फ वहां जवान लोगों का मुफ्त में इलाज होता है, ऐसे लोगों का नहीं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार ली है। अगर वहां कोई 50 साल का इंसान जाए तो वो शायद उसे जगह दे देंगे, लेकिन तुम्हारी माँ के लिए नहीं। इस बात को सुनकर मेरा दिल टूट गया था, लेकिन मैं जानती थी कि उसकी बात में सच्चाई है। इन अस्पतालों में सच में उन लोगों को अहमियत दी जाती है जिनकी उम्र अभी ज्यादा भी नहीं हुई होती। क्या मेरी माँ को हक नहीं था? क्या उनकी जिंदगी की कुर्बानियों का बदला ये था कि उन्हें दर्द में ही छोड़ दिया जाए? एक तरफ वैभव की हकीकत भरी बातें थीं और दूसरी तरफ मेरी जज्बाती संबंध। अपनी माँ से मैं जानती थी कि इलाज करवाना आसान नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं कोशिश भी ना करूं। वैभव की बातों ने मुझे एहसास दिलाया कि शायद वो मेरे और मेरी माँ के बीच कभी मददगार नहीं बन सकता। उसकी दुनिया में माँ की जगह नहीं थी। वो सिर्फ हमारे फ्यूचर के बारे में सोचता था, लेकिन मेरा फ्यूचर तो मेरी माँ थी और मेरी पहचान थी। मैंने फैसला किया था कि चाहे जो हो जाए, मैं अपनी माँ के लिए आखिरी हद तक जाऊंगी। शायद मैं वैभव के सपने पूरे न कर सकूं, लेकिन अपनी माँ की सेवा करना मेरा फर्ज था, चाहे इसके लिए मुझे वैभव की नाराजगी ही क्यों ना मोल लेनी पड़े। जिंदगी के इस मोल पर मुझे एहसास हुआ कि वैभव के साथ मेरा रिश्ता एक तरफा था। वो अपने सपनों और नजरियों के दायरे में फंसा हुआ था, जबकि मेरी दुनिया मेरी माँ के इर्द गिर्द घूमती थी। मुझे उनकी सेवा और मोहब्बत में सुकून मिलता था, और यही सुकून मेरी जिंदगी का असल मकसद था। वैभव ने साफ शब्दों में कह दिया था
कि वो मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। ये सुनकर मैं खामोश हो गई थी, क्योंकि मैंने उससे मदद मांगी ही नहीं थी। शायद उसके दिल में कहीं ये ख्याल आया होगा कि मैं उससे कोई उम्मीद लगा रही हूँ, इसीलिए उसने सफाई देना ज़रूरी समझा था। उसने कहा कि रिधिमा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारी माँ से नहीं। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन ये मुमकिन नहीं कि मैं तुम्हारी माँ की इलाज में कोई मदद करूँ। उसकी बातों ने मेरा दिल तोड़कर रख दिया था। मैं उसकी बात पर जोर जोर से हंसी थी, जो मेरे अंदर के दुख और गुस्से से अलग थी। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। शायद वो समझ नहीं पाया कि मेरी हंसी किस चीज पर थी, उसके शब्दों पर या अपनी किस्मत पर। मैंने नज़र झुकाकर कहा कि मुझे जाना है। माँ को अस्पताल लेकर जब मैं जाने के लिए खड़ी हुई, तो उसने कह दिया कि रिधिमा, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना? ये वो सवाल था जो अक्सर मुझसे पूछा करता था और जिसका जवाब मैं हमेशा हमें दिया करती थी, लेकिन इस बार मेरी जबान खामोश रही। सिर्फ सर झुकाया और कहा कि मुझे देर हो रही है वैभव, मुझे जाना होगा। मेरी खामोशी ने शायद वैभव को नाराज कर दिया था, लेकिन इस समय मेरे दिल और दिमाग पर बसे की सोच छाई हुई थी। मेरी माँ की तकलीफ और उनका इलाज। मैं नहीं जानती थी कि मैं क्या कर रही हूँ या कहाँ जा रही हूँ। वैभव एक सीधा इंसान था, अपनी बात दिल में छुपाने वाला नहीं था। उसने मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोला था, न ही धोखा दिया था, और उसकी चाहत थी कि वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बने। लेकिन इस समय मेरी दुनिया वैभव के सपनों और मोहब्बत से बहुत दूर थी। मेरी माँ ने मेरे लिए जिंदगी की हर मुश्किल उठाई थी, और आज जब वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ रही थी, तो मैं उनका साथ कैसे छोड़ सकती थी। मेरी माँ ने लोगों के घरों में काम किया था, कूड़ा तक उठाया था, लेकिन मुझे हमेशा इज्जत से रखा, कभी नौकरानियों की तरह काम नहीं करने दिया। लेकिन हालात ने हमें इस मुकाम पर लाकर खड़ा किया था, और आज जब उनकी जिंदगी की कीमत 50 लाख बताई गई, तो ये बोझ मेरे कंधों पर था। मैंने हर तरीके से पैसों का बंदोबस्त करने की कोशिश की, रिश्तेदारों से, जानने वालों से भी पैसों के लिए कहा, यहाँ तक कि अजनबियों से भी मदद मांगी, लेकिन हर किसी ने वादा करके अपना पल्ला झाड़ लिया। मैं अस्पताल पहुंची, लेकिन वहां की हकीकत मेरी सोच से भी ज्यादा ऊपर थी। दवाइयाँ, टेस्ट और इलाज सब इतने महंगे थे कि मेरे कदम जमीन में गड़ गए थे। वहां के स्टाफ ने कहा, जाओ पहले पैसों का इंतजाम करो। मेरी तो हालत खराब हो रही थी। मैं अस्पताल के बाहर एक जगह जाकर बैठ गई, जहां कूड़ा फेंका जाता था। ये वो जगह थी जहां लोग आमतौर पर नहीं आते थे, इसलिए मैं वहां अपनी बेबसी को छुपा सकती थी। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, जैसे सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो चुकी हो। आंखों से आंसू बह रहे थे, और मैंने खुद से सवाल किया कि ये कैसा इंसाफ है। क्या गरीबी का मतलब ये है कि इंसान अपनी माँ को मरता हुआ देखे और कुछ न कर सके? मेरी माँ का चेहरा मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था, उनकी रातों की तड़प और तकलीफ, उनका सब्र, सब कुछ मेरी आंखों के सामने था। मैंने अपनी मुट्ठी में जमीन से मिट्टी उठाकर खुद से कहा कि मुझे कुछ करना होगा। किसी भी तरह ये जिंदगी का सवाल है, और मैं अपनी माँ को ऐसे नहीं छोड़ सकती। वैभव की बातें याद आ रही थी मुझे, जिसका कहना था कि मेरी माँ ने अपनी जिंदगी झेली है और अब ये समय उनकी सेवा का है। लेकिन वैभव को क्या पता कि एक बेटी के लिए माँ का होना कितना जरूरी होता है, ऐसी माँ जिसने हर मुश्किल को अपने कंधों पर उठाया हो। मुझे ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि वैभव और मेरी दुनिया एक दूसरे से बहुत अलग थी। जहाँ उसकी मोहब्बत मेरे लिए सब कुछ थी, वहाँ मेरी मोहब्बत मेरी माँ के लिए सब कुछ थी। शायद यही फर्क हमें एक दूसरे से दूर कर रहा था, लेकिन इस समय मेरे पास वैभव के बारे में सोचने का समय नहीं था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, मैं अपनी माँ को बचाने के लिए क्या कर सकती हूँ। मैं उसी गंदगी और अकेलापन में बैठी रही, खुद से बातें करती रही। मैं अपनी जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान के बारे में सोचती रही। मैंने जैसे ही अस्पताल के बाहर उस कूड़े के ढेर से उठने का इरादा किया, अचानक एक नर्स आई। उसने अपने हाथ में एक बड़ी सी बाल्टी उठा रखी थी, जिसे उसने बड़े वाले डस्टबिन में खाली कर दिया। कूड़ा गिरने की आवाज़ और उससे आने वाली बदबू मेरी हालत खराब कर रही थी। नर्स वहां से बिना कुछ कहे वापस चली गई, और मैं वहीं पर निशब्द खड़ी रह गई, इस बदबू को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी। मेरे दिल में बस यही ख्याल था कि अब यहाँ ज्यादा रुकना मुमकिन नहीं। ये जगह मेरी तकलीफों को और बढ़ा रही थी। मैंने फैसला कर लिया
कि अस्पताल के अंदर जाकर डॉक्टर को साफ साफ कह दूंगी कि मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, अपनी माँ को वापस लेकर चली जाऊंगी और कहीं और मदद तलाश करने की कोशिश करूंगी। जैसे ही मैं उठने लगी और वहां से जाने का इरादा किया, अचानक मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। ये किसी छोटे से बच्चे के रोने की आवाज थी। मैं ठिठक कर रह गई। मेरे कदम जमने लगे और दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने हैरानी से चारों तरफ देखा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। पहले तो मैंने सोचा कि शायद मेरा दिमाग थकान और परेशानी की वजह से धोखा दे रहा है, लेकिन जब आवाज दोबारा सुनाई दी तो मेरा शक दूर हो गया था। ये आवाज सच में किसी छोटे से बच्चे को रोने की आवाज थी और आवाज कूड़े के ढेर से आ रही थी। मैंने दिल पर काबू पाते हुए कदम आगे बढ़ाए और बड़े वाली डस्टबिन के करीब पहुंच गई। दिल में एक अजीब सा डर और इंटरेस्ट था। जैसे ही मैंने झांककर कूड़े की तरफ देखा, मेरे हाथ कांपने लगे। वहां एक छोटा सा बच्चा कपड़े में लिपटा हुआ पड़ा था। वह सर्दी और डर के मारे कांप रहा था और जोर जोर से रो रहा था। मेरी आंखें हैरानी से खुली कि खुली रह गईं। यह नज़ारा यकीन करने वाला नहीं था। मैंने अपने आप से सवाल किया कि यह बच्चा कैसे आया और इसे यहाँ कौन छोड़ गया। मेरे दिल में एक अजीब सी बेकरारी पैदा हो गई। बच्चे के नन्हे से शरीर को देखकर मेरा दिल भर आया। मैंने फौरन अपने दुपट्टे का एक कोना खोला और उस बच्चे को उठाने के लिए आगे बढ़ी। कूड़े की बदबू और गंदगी के बावजूद इस मासूम की हालत देखकर मेरी हिम्मत बढ़ गई। मैंने उसे धीरे से उठाया और अपने दुपट्टे में लपेट लिया। बच्चा अभी भी रो रहा था। मैंने इधर उधर देखा कि शायद कोई हो जो इस बच्चे के बारे में जानता हो, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। नर्स भी वापस जा चुकी थी और अस्पताल के इस हिस्से में कोई मौजूद नहीं था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इस कंडीशन में क्या किया जाए। मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे थे। क्या ये किसी की गलती का नतीजा है? और अगर मैं इसे अस्पताल लेकर गई तो क्या वो इसकी जिम्मेदारी ले लेंगे? लेकिन इन सवालों के जवाब तलाश करने के लिए मेरे पास समय नहीं था। इस समय मेरी पहली और आखिरी जिम्मेदारी इस मासूम की हिफाजत करना था। मैंने बच्चे को सीने से लगा लिया, उसकी नन्ही सी शक्ल देखी और सोचा कि शायद इसकी जिंदगी मुझे कोई नया रास्ता दिखाने वाली है। अब मैं जानती थी कि मुझे क्या करना है, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी बेकरारी थी कि अब मैं उसे अस्पताल के स्टाफ के हवाले कर दूं या उसे अपने साथ ले जाऊंगी। ये फैसला करना मेरे लिए आसान नहीं था। अस्पताल के बाहर इस कूड़े के ढेर के पास से जब मैंने इस बच्चे को उठाया और उसे अपनी चादर में लपेट लिया तो मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक तरफ माँ की इलाज के लिए फिक्र, दूसरी तरफ इस मासूम बच्चे की जिंदगी का सवाल। मेरे कदम तेजी से गली की तरफ बढ़ रहे थे। मैंने सोचा कि अगर मैं बच्चे को अस्पताल के स्टाफ के हवाले कर दूंगी तो शायद इसका वो ठीक से ख्याल न रख सके। वो लोग जो बच्चे को इस हालत में छोड़ सकते हैं, ऐसे लोगों से हमदर्दी की उम्मीद कैसे की जा सकती है? मैंने बच्चे को अपने सीने से लगा लिया और फैसला किया कि मैं इसे अपने साथ घर ले जाऊंगी। मेरी माँ की बीमारी भी अपनी जगह थी, लेकिन इस नन्ही सी जान को इस तरह छोड़ देना मुझे ठीक नहीं लगा था। रास्ते भर मेरी नजरें पीछे थीं इस डर में कि कहीं मुझे कोई बच्चे के साथ देख ना ले। जैसे ही मैं गली से दूसरी गली की तरफ मुड़ी, मेरी नज़र एक गाड़ी पर पड़ी जो खामोशी से मेरे पीछे पीछे आ रही थी। गाड़ी में बैठा हुआ इंसान बार बार मेरी तरफ देख रहा था। पहले तो मैंने उसे इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन जब वो गाड़ी धीरे धीरे मेरे करीब आने लगी तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने अपनी रफ्तार बढ़ाई और गलियों के बीच से गुजरते हुए अपने घर पहुंच गई। घर आते ही मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई। मेरा दिल डर और हैरानी में डूब चुका था। मैंने बच्चे को चादर से बाहर निकाला तो देखा वो बहुत कमज़ोर सा लग रहा था, लेकिन उसकी शक्ल में एक खास मासूमियत थी जो मेरे दिल को पिघला रही थी। माँ ने कभी मेरे बच्चे बचपन में कुछ कपड़े संभाल कर रखे थे। मैंने वो कपड़े निकाले और बच्चे को पहनाए। वो कपड़े उस पर बिल्कुल फिट आ रहे थे। अभी मैं यही सब कुछ कर रही थी कि दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। जैसे दरवाज़ा ना खुला तो वो टूट जाएगा। मैं घबरा गई कि इस समय कौन हो सकता है। मैंने डरते डरते दरवाज़ा खोला तो सामने वही गाड़ी वाला इंसान खड़ा था जिसे मैं रास्ते में देख चुकी थी। उसके चेहरे पर परेशानी छाई हुई थी। उसने मुझसे कहा, तुमने क्या उठाया है कूड़े से? मैंने हैरानी से कहा कि आपको इससे क्या मतलब, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा। कहने लगा कि प्लीज़ मुझे बताओ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने झुंझलाकर पूछा कि आखिर आपको क्या हुआ है?
उसने एक गहरी सांस ली और कहा कि ये एक लंबी कहानी है, लेकिन बस मैं आपको इतना बता देता हूँ कि ये बच्चा मेरी बहन का है और इस बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि मेरी बहन को भी या तो उसके ससुराल वालों ने मार दिया है या फिर उसके पति ने, क्योंकि मेरी बहन के पति का किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर चल गया था। मेरी बहन गर्भवती थी, मेरी बहन की मौत हो गई और जब मैं अस्पताल पहुंचा तो मुझे अस्पताल जाने के बाद पता चला कि उसका बच्चा भी इस दुनिया से चला गया। मुझे मेरी बहन के पति की बातों पर यकीन नहीं आया। मुझे शक है कि उन्होंने उसके बच्चे को भी खत्म करने की कोशिश की होगी। मेरी बहन इस अस्पताल में थी जहां तुम कूड़े के पास थी। प्लीज मुझे बताओ कि तुमने क्या उठाया। मुझे उसकी बातों से एक हल्की सी रोशनी नजर आई कि शायद ये बच्चा इसका हो सकता है। मैंने उसे बच्चे के बारे में बता दिया। उसने बच्चे को देखा तो वो रोने लगा। उसने बच्चे को गले लगाया और एक अजीब से खुशी और दुख का इजहार करने लगा। मैंने उससे कहा, अब आप ये बच्चा ले जाइए, ये आपकी बहन का है और आप इसकी बेहतर हिफाजत कर सकते हैं। लेकिन उसने फौरन मना कर दिया कि नहीं, मैं इस बच्चे को अपने साथ नहीं ले जा सकता। अगर किसी को पता चल गया कि ये बच्चा मेरे पास है तो इसकी जान को भी खतरा हो सकता है। मेरी बहन तो इस दुनिया से चली गई, मगर मैं उसकी आखिरी निशानी को कुछ नहीं होने दूंगा। जब तक मैं अपनी बहन के कातिलों को बेनकाब नहीं कर देता और उन्हें सजा नहीं दिलवा देता, तब तक आप इसकी हिफाजत करो। उसने मेरे सामने हाथ जोड़कर ये बात कही थी। मैं इसे आपके पास ही छोड़ने आया हूँ। मैं हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी। वो कहने लगा कि मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, इसीलिए मैं उसके बच्चे को भी जिंदा रखना चाहता हूँ। आप इसे अपने पास रखो। उसने कहा कि इसका खर्च मैं हर महीने आपको दिया करूंगा जब तक कि मेरी बहन के कातिल पकड़े नहीं जाते। उसने उसी समय अपनी जेब से निकालकर 50,000 मुझे दिए और कहा कि अभी तो मेरे पास सिर्फ यही है, अभी आप ये अपने पास रख सकती हो। आप इसे अपना बच्चा समझो और मैं कभी कभी यहाँ आपसे मिलने के लिए आ जाया करूंगा, लेकिन ये राज किसी को मत बताना। उसने मेरा पता पूछा था कि वो आइंदा मुझसे कीन अटैक कर सके और फिर गाड़ी में बैठकर चला गया। मैं वहीं दरवाजे के पास खड़ी हैरानी से उसे जाते हुए देख रही थी। जब मैंने हाथ में मौजूद पैसों को देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार इतने पैसों को हाथ में लिया था। मैंने जल्दी से बच्चे के लिए कुछ खास जरूरी सामान खरीदा, उसे साफ सुथरा किया और फीडर में दूध डालकर पिलाया। बच्चे के मासूम चेहरे को देखकर मेरा दिल भर आया था। वो अब सुकून से था और खुशी से सो रहा था। मैंने उसे अपने पड़ोसन के पास छोड़ा और माँ को अस्पताल से वापस लेने के लिए चली गई। माँ, जिनका फौरन ही इलाज होना था, वो इन पैसों से हो गया और उनकी हालत कुछ बेहतर हो गई। जब हम घर पहुंचे तो मैंने माँ को इस बच्चे के बारे में सब कुछ बता दिया। वो भी हैरान थी कि मेरी जिंदगी में ये अचानक बदलाव कैसे आ गए। माँ ने कहा, ये ऊपर वाले की तरफ से तुम्हारे लिए इम्तिहान है या इनाम, लेकिन जो भी है, हमें इस मासूम का ख्याल रखना होगा। शायद इसकी वजह से हमारी जिंदगी में सुकून आ जाए। मेरे दिल में अजीब सी हिम्मत पैदा हो रही थी। मैंने सोचा कि इस बच्चे की जिंदगी के लिए जो कुछ भी मुश्किल आएगी, मैं उनका सामना करूंगी। ये बच्चा मेरी जिम्मेदारी बन चुका था और अब मुझे इसकी हिफाजत करनी थी। रात की खामोशी में माँ की धीमी आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही थीं। वो इस बच्चे के लिए लोरी गा रही थी। ये नज़ारा मेरे लिए नया था। माँ, जो हमेशा बीमारी और दर्द की शिकायत करती थी, अब पूरी रात जागकर उन्होंने इस नन्हे बच्चे का ख्याल रखा था। उनका सारा ध्यान इस बच्चे पर था। वो इसकी नन्ही उंगलियां सहला रही थीं, कभी उसके गालों को चूमती और कभी हल्के हाथों से उसके झूले को हिलाती। माँ की तबीयत में काफ़ी बदलाव सिर्फ इस बच्चे की वजह से ही आया था। अब वो बिल्कुल बेफिक्र और खुश नजर आ रही थी। उन्होंने कहा कि ये बच्चा हमारे घर के लिए खुशी का रास्ता बनकर आया है। अब मुझे अपने दर्द का कोई एहसास नहीं होता। माँ ने बच्चे को साफ सुथरा रखने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वो बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। मैंने माँ से कहा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? माँ ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि बेटा, ये बच्चा ऊपर वाले की तरफ से हमारे लिए एक गिफ्ट है। इसका ख्याल रखना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। और देखो, इसकी वजह से मेरी तबीयत कितनी बेहतर हो गई। दिन तेजी से गुजरते जा रहे थे। इस बच्चे के मामा अरुण जी ने मुझे जो पैसे दिए थे, वो मैंने बच्चे और माँ के इलाज पर खर्च कर दिए। दिन
मैंने अरुण जी को फ़ोन किया और बताया कि पैसों का कुछ हिस्सा खर्च हो गया है, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि वो पैसे मैं आपको वापस कर दूंगी। उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल फिक्र मत करो, वो पैसे आपके और बच्चे के लिए ही थे। मैं हर महीने आपको पैसे दी जाया करूंगा। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। हफ्ते भर का समय पलक झपकते ही गुजर गया था। ये बच्चा हमारे घर की रौनक बन चुका था। माँ इसे प्यार से गोलू कहकर पुकार रही थी। वो अपनी बीमारी और दर्द को भूलकर इस नन्हे से बच्चे की खुशियों में खो गई थी। गोलू के नन्हे नन्हे कह कहे हमारी जिंदगी में रोशनी की तरह थे। 1 महीना होने के बाद अरुण जी जब हमारे घर आए तो उनकी आंखों में एक अजीब सा सुकून छलक रहा था। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बहन के आरोपी का पता चल गया। मेरी बहन को उसके पति की गर्लफ्रेंड ने मरवा दिया। दरअसल मेरी बहन उस दिन डॉक्टर से चेकअप के यहाँ जा रही थी। उसका 9वां महीना चल रहा था। उसके पति की गर्लफ्रेंड ने गाड़ी से मेरी बहन को जोरदार टक्कर मार दी और मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से वो जिंदा न बच सकी और ऊपर वाले ने उसे बेटा दिया, मगर मरने से पहले वो अपने बेटे को भी न देख सकी। मुझे लगता था कि मेरी बहन की मौत उसके ससुराल वालों ने की है, लेकिन हकीकत खुलकर आ गई। उसके ससुराल वाले तो अपनी बहू से बहुत प्यार करते थे। पुलिस ने मेरी बहन की आरोपी को पकड़ लिया और उसके पति को भी सजा हुई है। जब ये बच्चा इस दुनिया में आया तो मेरी बहन के पति ने इस बच्चे को अस्पताल से ही गायब करवा दिया, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। मेरी बहन को भी उसने अपने प्यार के जाल में फंसाया था। मैं पहले ही अपनी बहन से मना करता था कि तुम इस लड़के से शादी मत करो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, मगर मेरी बहन ने उसके साथ लव मैरिज की। उसका पति एक धोखेबाज इंसान निकला, जिसने न तो मेरी बहन की इज्जत की और न ही वो उसके बच्चे का ख्याल रख सकता था। ये तो अच्छा हुआ कि तुमने मेरे भांजे को कूड़े के ढेर से निकाल लिया, वरना मैं अपनी बहन की आखिरी निशानी को भी खो सकता था। वो अपनी बहन को याद करके रोने लगा। उसने कहा कि पुलिस उन दोनों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मैंने किसी को नहीं बताया है कि ये बच्चा जिंदा है, क्योंकि मैं अब इस बच्चे पर कोई आंच नहीं आने देना चाहता। दरअसल मुझे किसी काम की वजह से दूसरे शहर जाना है। जैसे ही मेरा काम पूरा हो जाएगा, मैं इस बच्चे को अपने साथ ले जाऊंगा। अरुण जी की बात सुनकर मेरे दिल में एक अनजानी सी उदासी छा गई थी। मैंने कहा, हमें इस बच्चे से बहुत मोहब्बत हो गई है, इसलिए हम इससे दूर रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते। मेरी बात सुनने के बाद अरुण जी खामोश हो गए थे। उनके चेहरे पर गहरी सोच झलक उठी थी। उन्होंने फिर से मुझे पैसे दिए और कहने लगे कि मैं इसी तरह हर महीने आपको पैसे देता रहूंगा। और आपने मुझे पैसे वापस करने की फ़ोन पर बात क्यों कही थी? मुझे आपसे पैसे वापस नहीं चाहिए। आप मेरे भांजे का ख्याल रख रही हो, यही मेरे लिए बहुत है। मैंने कहा कि इस बच्चे का ख्याल रखते हुए तो मुझे और मेरी माँ को बहुत खुशी मिल रही है, लेकिन आपके दिए हुए पैसे मैंने अपनी माँ के इलाज पर खर्च कर दिए, क्योंकि मेरी माँ को एक बहुत बड़ी बीमारी है और उस समय मुझे पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत थी। उन्होंने कहा कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने इस बच्चे की जान बचाई है। आपकी माँ का इलाज मैं करवाऊंगा, लेकिन जब तक आपको ये पैसे भी रखने होंगे। मैंने कहा, आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? आप तो हमें जानते भी नहीं हैं, फिर इतनी मदद करने की क्या ज़रूरत है? उन्होंने कहा कि दरअसल मैं ज़रूरतमंदों की भी मदद करता हूँ, लेकिन इस बार ये मामला मेरा पर्सनल है। आप जो मेरे साथ कर रही हो उसका मैं आपका हमेशा के लिए ही एहसानमंद रहूंगा। मैंने कहा, लेकिन कैंसर का इलाज तो बहुत महंगा होता है। उन्होंने कहा, तो क्या हो गया? लाखों रुपए तो मेरे लिए मामूली सी बात है। मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है और मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं आपसे कहने आया था कि मैं अपने बड़े से बंगले में अकेला रहता हूँ कि आप मेरे भांजे को लेकर और अपनी माँ को लेकर मेरे बंगले में रह सकती हो। आप वहाँ शिफ्ट हो जाओगी तो आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। मेरे घर में नौकरानियाँ भी मौजूद हैं और मैं आपकी माँ का इलाज भी करवा दूंगा। वैसे भी मैं कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जा रहा हूँ। मेरा घर अकेला ही तो पड़ा रहेगा, तब तक आप वहाँ रह लेना। उनकी ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। ये फैसला करना मेरे लिए इतना आसान नहीं था। मैंने कहा कि हमें सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। अरुण जी ने कहा कि ठीक है। आप आराम से सोच लीजिए। मेरा मकसद तो सिर्फ आपकी मदद करना है, और अगर आप मेरे भांजी की देखभाल करने के लिए तैयार हैं तो मुझे खुशी होगी। ये बात कहकर वो चले गए थे।
लेकिन उनके शब्द मेरे दिमाग में घूम रहे थे। क्या सच में ये सब कुछ मुमकिन था कि हम अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दे सकते थे? जब मैंने वैभव से इस बारे में बात की तो उसने अजनबी सा रिएक्शन दिया। कहने लगा कि अजीब बात है, ऐसे कौन किसी की मदद करने लग जाता है? जरूर ये लड़का औरतों को सप्लाई करने का काम करता है। बच्चे वाला भी सब खेल है। ये तुम्हें अपने घर ले जाएगा, फिर पता नहीं वहां पे क्या होगा। मैंने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तुम्हें पूरी बात बताई है। फिर भी उसने कहा, अगर मेरी इजाज़त मांग रही हो तो मैं नहीं कहता कि तुम उस लड़के के घर जाकर रहो। मैंने कहा कि वो मेरी माँ का इलाज करवाने के लिए तैयार है। तो वैभव ने कहा कि इसके लिए तुम उसके घर जाकर रहोगी। मैंने कहा, हाँ, अगर मेरी माँ का इलाज करवाता है तो क्यों नहीं। वैभव ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ, इसमें मेरी मर्जी नहीं है। वो बिल्कुल मुझ पर ऐसे हुक्म चला रहा था जैसे मेरा हस्बैंड हो, लेकिन मैं सिर्फ अपनी माँ के बारे में सोच रही थी। मैंने कहा कि ठीक है। उसने कहा कि मेरी मर्जी नहीं, फिर भी ये काम करोगी? मैंने कहा कि शायद वैभव को मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे पता था, लेकिन उसने तो साफ इनकार कर दिया था कि वो मेरी माँ का इलाज करवाने के लिए 1 रुपया भी नहीं दे सकता, तो फिर मैं उसकी बात क्यों मानूं? अरुण जी के कहने पर मैं उनके घर रहने के लिए तैयार हो गई। यह फैसला मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन मेरी माँ की तबीयत और गोलू की हिफाजत के बारे में सोचते हुए मुझे यही ठीक लगा। अरुण जी का बंगला बहुत अच्छा था। घर के अंदर हर सामान मौजूद था। बेहतरीन फर्नीचर, जरूरत का हर सामान और 4-5 नौकरानियां थीं। घर के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद था। ऐसा लगता था जैसे हम बिल्कुल अलग दुनिया में आ गए हैं। अरुण जी ने कहा था कि ये घर आपके लिए है, यहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप सुकून से रहिए और गोलू का ख्याल रखिए। मेरी माँ का इलाज भी शुरू हो चुका था। अरुण जी ने शहर के सबसे बड़े अस्पताल में माँ के लिए एक बेहतरीन डॉक्टर का इंतजाम किया था। माँ की तबीयत दिन ब दिन बेहतर हो रही थी और वो अपनी बीमारी के बावजूद काफ़ी खुश नज़र आने लगी। इसी दौरान वैभव को हमारे बारे में खबर हो गई। वैभव, जो काफ़ी समय से मेरे पीछे था, अब वो मुझ पर शक करने लगा। दिन उसने मुझसे कांटेक्ट किया और गुस्से में कहने लगा कि तुम्हारा अरुण के साथ कोई अफेयर चल रहा है, तभी तो वो तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रहा है और तुम उसके घर में जाकर रह रही हो। वैभव के ये शब्द मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थे। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि वैभव, ये सब कुछ ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। अरुण जी ने सिर्फ हमारी मदद की है क्योंकि हमने उनके भांजे की जिंदगी बचाई है। ये उनकी शराफत और एहसान है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन मेरी बातों का असर वैभव पर नहीं हुआ था। उसने कहा कि मुझे किसी ने बताया था कि तुम्हारे पिता का कोई पता नहीं है, तुम उनकी नाजायज औलाद हो और अब तुम भी अपनी माँ की तरह वही हरकतें कर रही हो। तुम एक कैरेक्टर लेसस लड़की हो और अरुण जैसे अमीर लड़के के साथ रहकर तुमने अपनी हकीकत जाहिर कर दी है। वैभव के उन शब्दों ने मेरे अंदर आग लगा दी थी। ये वो इंसान था जो कभी मुझसे मोहब्बत करता था, आज वो मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठा रहा था। मैंने गुस्से से उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहा, आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। जब बात कैरेक्टर पर आ जाए तो हर रिश्ता खत्म हो जाता है। वैभव ने हंसते हुए कहा, तुम्हें तो यही कहना था, वैसे भी तुमने बहुत अच्छा मुर्गा फंसाया है। मैंने कहा, तुम जैसे इंसान को कभी ये बात समझ नहीं आएगी और अच्छा हुआ कि तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया। वैभव बदतमीजी पर उतर आया और उसने अरुण जी को फोन करके मेरे बारे में गलत बातें कह दी। उसने उनसे कहा कि ये लड़की कैरेक्टर लेस है, इसे अपने घर से निकाल दो, ये आपकी इज्जत खराब करेगी। वैभव की इन बातों के बाद अरुण जी ने मुझे बुलाया। उनकी आंखों में नरमी थी और चेहरे पर सीरियसनेस थी। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे वैभव के बारे में सब कुछ बता दीजिए। मैंने उनको अपने और वैभव के बारे में बता दिया कि मैं और वैभव एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन अब उसे ये सब कुछ बुरा लग रहा है। मैंने उसे कुछ भी नहीं छुपाया, मैंने उसे सब कुछ बता दिया, लेकिन फिर भी वो अपनी असलियत दिखा रहा है। वैभव एक ऐसा इंसान है जो कभी मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन अब वो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। वो मुझे कैरेक्टर लेस साबित कर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैं खुश रहूं। मेरी पूरी बात सुनने के बाद अरुण जी ने मुझसे कहा कि मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं।
मैं आपकी इज्जत पर कोई दाग नहीं आने देना चाहता। आज वैभव आपके कैरेक्टर पर मुझे लेकर उंगली उठा रहा है, कल को कोई और भी सवाल कर सकता है, इसलिए मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ कि आप भी मुझसे शादी करना चाहती हैं, क्योंकि मैं आपको अपनी पत्नी बना लूँगा। तो आप मेरे इस घर में बेझिझक रह सकेंगी, मेरे भांजे का ख्याल रख सकेंगी और फिर कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। मैं आपको बहुत खुश रखूँगा, क्योंकि आप मुझे पसंद भी हो और मैं आपकी जैसी ही लड़की की ख्वाहिश करता था। आप आराम से मुझे सोचकर जवाब दे देना, मैं आपका बहुत ख्याल रखूँगा। उनकी बात सुनकर अचानक मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ था और मैं सोचने लगी थी कि अरुण जी बहुत अच्छे हैं, उनके भरोसे ने मुझे हौसला दिया, मैं सही रास्ते पर हूँ। मैंने इस बारे में अपनी माँ को बताया तो माँ कहने लगी कि बेटा, तुम बिना कुछ सोचे समझे अरुण जी से शादी कर लो, क्योंकि ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं जो हमेशा दूसरों का ख्याल करते हैं, वरना आज के ज़माने में लोग ज़्यादातर अपना फ़ायदा देखते हैं। इस तरह मैंने अरुण जी से शादी कर ली और अब मैं उनकी पत्नी बनकर उनके घर में रह रही हूँ। अरुण जी का सहारा मेरे लिए जिंदगी के इस मोड़ पर एक मजबूत सहारा साबित हुआ था। वो मेरी माँ का भी बहुत ख्याल रखते हैं। चमत्कार की बात यह है कि मेरी माँ को जो बीमारी थी वो खत्म हो गई, क्योंकि उन्हें वक्त पर और अच्छा इलाज मिल गया। आज मैं अरुण जी के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार रही हूँ। गोलू का भी हम बहुत ख्याल रखते हैं और वैभव की हरकतें उसकी असलियत का खुलासा कर रही थीं। वो न सिर्फ मेरे खिलाफ झूठ फैलाने में बिजी हो गया था, बल्कि जहां भी जाता लोगों के सामने मेरे किरदार पर कीचड़ उछालने की कोशिश करता। उसका कहना था कि मैंने एक अमीर आदमी को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया है और उसके साथ नाजायज रिश्ते में रह रही हूँ। ये सब सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैंने खुद को हौसला दिया कि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। ये बातें अरुण जी के कानों तक भी पहुंच गईं। वो एक समझदार इंसान है, लेकिन ये सब सुनकर उन्हें भी फिक्र हुई थी, इसीलिए तो उन्होंने मुझसे शादी की थी। वैभव, जिसने कभी मेरे कैरेक्टर को खराब करने की कोशिश की थी, आज वो वहीं का वहीं है जो हमेशा कामयाब होने के सपने देखता था। वो आज भी उसी स्कूल में 10,000 रुपये महीने की नौकरी कर रहा है और ऊपर वाले ने मेरी किस्मत बदल दी। अरुण जी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। अरुण जी के साथ मेरी शादी सिर्फ नाम की नहीं थी, बल्कि उन्होंने मेरी सारी ख्वाहिशों को पूरा किया। वो मेरी फीलिंग्स का भी ख्याल रखते थे, मेरी ज़रूरतों का भी ध्यान रखते थे। सबसे अहम बात ये थी कि अरुण जी ने मेरी माँ के इलाज का वादा पूरा किया था। मेरी माँ की सेहतमंद जिंदगी देखकर मेरा दिल खुशियों से भर गया। गोलू की परवरिश करते हुए हमें अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि वक्त कैसे गुजर गया। आज गोलू 3 साल का हो चुका है। वो बहुत ही प्यारा और सुंदर बच्चा है। उसकी मासूमियत हमारी जिंदगी को रोशनी से भर देती है। वैभव आज भी अपने बुरे कामों का फल भुगत रहा है। ऊपर वाला हमेशा अच्छे लोगों के लिए अच्छा करता है और बुरे लोगों के साथ बुरा वैभव जैसे लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, खुद अपनी बर्बादी के जिम्मेदार होते हैं। ऊपर वाले ने मेरी जिंदगी में खुशियां भर दी और अरुण जी को मेरी जिंदगी में शामिल किया। जिंदगी में मुश्किलें तो बहुत आई, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से मैंने हर मुश्किल का सामना किया। मैं हमेशा अरुण जी की शुक्रगुजार रहूंगी। ये साबित हो गया कि बुरे दिनों के बाद हमेशा रोशनी आती है, बस सब्र और हौसले की ज़रूरत होती है। जिंदगी ने मेरे लिए ऐसा मोड़ लिया जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं अब माँ बनने वाली हूँ और ये खुशी मेरी और अरुण जी की सबसे बड़ी खुशी है। गोलू भी अरुण जी को पापा और मुझे मम्मी बोलता है। हमने उसे कभी नहीं बताया कि उसकी माँ मर चुकी है और पिता जेल में है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।